फ्लैट के मालिक को भुगतान किया गया। तो दिलीप जायसवाल जी ने एक बात ये कहा, अपने डिफेंस में दो बात उन्होंने कही। एक कि हम कितने ईमानदार मंत्री हैं कि हमको 25 लाख रुपया की जरूरत पड़ी तो हमको पिताजी से कर्ज लेना पड़ा, ऐसा उनका दावा है। ऐसा उन्होंने कहा कि हमको 25 लाख कर्ज लेना पड़ा, हम इतने ईमानदार हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की सियासत में आज बड़ा धमाका हुआ है। दरअसल पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशांत किशोर ने बिहार एनडीए के 4 बड़े नेताओं पर सीधा हमला बोला और उन्हें भ्रष्टाचार के 4 मजबूत पिलर बता दिया। तो चलिए आपको बताते हैं वो चारों नेता कौन कौन हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंगल पांडे की। पीके ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी उर्मिला पांडे के खाते में 2.12 करोड़ रुपए आए, वो भी 2019-20 में, लेकिन ये पैसा चुनावी हलफनामे में कभी दिखा ही नहीं। किशोर का कहना है कि ये कोविड काल की अवैध कमाई है। उन्होंने तंज कसा कि 25 लाख के लिए कर्ज लिया तो 2 करोड़ से ऊपर कहां से आ गए। अब उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर भी काफी सारे उन पर आरोप लगाए, उन पे तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त बिहार के डिप्यूटी सीएम हैं, पीके ने कहा कि सम्राट चौधरी का असली नाम सम्राट कुमार मौर्य है और उन्होंने कई बार नाम बदलकर केस और रिकॉर्ड छुपाए। उन पर 1998 में कांग्रेस नेता सदानंद सिंह की हत्या में शामिल होने का आरोप भी दोहराया। किशोर बोले, 7वीं पास और खूनी इतिहास वाले आदमी उप मुख्यमंत्री है, ये बिहार का अपमान है। तीसरा नेता है संजय जायसवाल। उन्होंने, जो कि अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, उन पर उन्होंने पेट्रोल पंप से जुड़ी चोरी और गड़बड़ी के आरोप लगाए। पीके ने कहा कि जायसवाल जैसे लोग सत्ता और कारोबार का गठजोड़ बनाकर बिहार को लूट रहे हैं। हालांकि इस बार उन्होंने ज्यादा सबूत नहीं दिखाए, कहा कि जल्द लाएंगे। और चौथा नाम है अशोक चौधरी, जो कि अभी ग्रामीण कार्य मंत्री है। पीके का दावा है कि चौधरी और उनके परिवार ने पिछले 2 साल में 200 करोड़ की संपत्ति बनाई, वो भी पत्नी, बेटी और ट्रस्ट के नाम पर। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री और बैंक स्टेटमेंट तक दिखाए गए। तंज कसते हुए कहा कि 200 करोड़ की संपत्ति बनाई, लेकिन बिहार के गांवों की सड़कें आज भी टूटी पड़ी है। तो कुल मिलाकर पीके ने इन चारों नेताओं को बिहार को लूटने वाला गिरोह बताया और कहा कि उनकी पार्टी 2025 चुनाव में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए सबूतों और क्लिप्स अभी सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहे हैं। वहीं फिलहाल एनडीए की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब तो नहीं आया है, लेकिन बीजेपी समर्थक इसे चुनावी ड्रामा बता रहे हैं। तो अब सवाल दोस्तों यही है कि क्या 2025 का चुनाव भ्रष्टाचार बनाम सत्ता की लड़ाई बनने वाला है, या फिर ये भी बाकी आरोपों की तरह वक्त के साथ ठंडा पड़ जाएगा? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार आप लोगों ने गर्मी की शिकायत करी थी, तो इस बार हम लोग तो व्यवस्था नहीं कर पाए, भगवान ने मौसम ठंडा कर दिया है। मैं अपनी नई बात कुछ बताऊं उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे साथ यहाँ के वरीय अधिवक्ता और पार्टी के हम लोग के सीनियर साथी माननीय गिरी जी हैं, और मैं चाहूँगा कि आपको दिलीप जायसवाल पर हत्या का जो आरोप है राजेश शाह के केस में, जिसमें कि आप सभी साथियों के सामने जिनकी हत्या हुई है उनकी माँ और बहन, उन्होंने अपनी बात रखी थी, उस केस को हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और छोड़ दिए, उस पर आगे क्या कार्रवाई हुई है वो आपको माननीय गिरी जी बताएंगे। फिर मैं जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया है वहीं से शुरू करेंगे। तो दिलीप जायसवाल जी पर जो मर्डर का इल्ज़ाम है उस पर जल्द सुराज क्या कह रहा है, अभी उस पर क्या प्रगति हुई है, वो माननीय गिरी जी बताएंगे। उसके बाद हम लोग मंगल पांडे जी से शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने बिहार की जनता को वादा किया है कि 25 लाख रुपए का हिसाब दे दिए, जिसके बारे में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने पैसा लिया था अपने पिताजी के अकाउंट के माध्यम से। बाकी का अभी तक उन्होंने हिसाब नहीं दिया, तो आगे वो चर्चा होगी। पहले दिलीप जायसवाल जी पर जो राजेश शाह जी के हत्या का आरोप है, जिसमें कोर्ट में मामला विचाराधीन था, उस मामले में क्या हुआ और हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पर मैं चाहूंगा कि माननीय गिरी जी एक अपडेट दे दें। राजेश शाह का जो मर्डर हुआ था और जिसमें उनकी बहन ने कंप्लेंट किया था और
उसने कहा था कि उसमें दिलीप जायसवाल जी का हाथ है और वो केस चला रही कुछ, उसमें हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि इसका ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, किंतु उसका इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल मुजरिम के पक्ष में किया गया और उनको बार बार दिलीप जायसवाल को बचा दिया गया। पुलिस वाले भी उसमें इन्वॉल्व थे। उस समय के जो सुप्रिटेंडेंट थे उन्होंने एक ऐसा फाइनल रिपोर्ट दिला दिया जो हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद के खिलाफ था। सारा पेपर हम लोगों ने एग्जामिन किया है और अब लगता है कि ये जो कल्प्रिट है वो बच नहीं पाएंगे। हम लोगों ने एक दूसरा मुकदमा दायर किया है उस पीड़िता और उसकी बहन की तरफ से, जनसुराज के सहयोग से वो केस किया गया है और उसमें हम लोगों ने दिखाया है कि किस तरह इन्वेस्टिगेशन को भ्रमित कर उसको रियल जो जायसवाल जी उसमें इन्वॉल्व है या और लोग जो उनसे इन्वॉल्व है उनको बचाने के लिए उस समय का एसपी और एसपी को कैसे रिवार्ड मिला, उनकी पत्नी को एडमिशन करा के वहां से पीजी की डिग्री दी गई। ये सब बातों को लिखते हुए हम लोगों ने एक याचिका दायर की है हाई कोर्ट में। इसकी सुनवाई जल्द होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसका इन्वेस्टिगेशन किसी हाई एजेंसी से कराया जाएगा, ये हम लोगों ने प्रेयर किया है, या तो सीबीआई या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसका जांच करा के इसकी सत्यता को लाया। हम लोग इतना ही चाहते हैं कि जो कल्प्रिट रियल कल्प्रिट है मर्डर हुआ है तो किसी ने मारा है, किसी की साजिश है, इसको न छिपाया जाए और पुलिस जो छिपाई है उसको उजागर किया जाए। और आगे हम जब केस का अब प्रिलिमिनरी हियरिंग होगी तो फिर हम आगे का थोड़ा बताएंगे आप लोग। धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि जिस केस को पुलिस और लोअर कोर्ट को एक तरीके से मैनेज करके दिलीप जायसवाल ने अपने लिए क्लीन चिट हासिल कर लिया था, उस केस को फिर से खोलने के लिए जनसुराज पीड़ित महिला और दोनों जो उनकी माँ और बहन है उनके साथ हम लोग हाईकोर्ट में मूव किए हैं। अब आ जाइए मंगल पांडे पर। जैसा कि आपको बताया गया था, मंगल पांडे ने द्वारका में जब पूरे देश में कोविड का दौर चल रहा था तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री घर खरीदने में लगे हुए थे। एक उसका किस्त मैंने आपको बताया था कि 25 लाख रुपया किस अकाउंट से आया, वो मंगल पांडे जी के ने पैसा दिलीप जायसवाल से लिया और सीधे न लेकर पहले अपने पिताजी के अकाउंट में पैसा लिया, फिर पिताजी के अकाउंट से अपने पत्नी उर्मिला पांडे जी के नाम पर पैसा लिया और उस अकाउंट से ही उस फ्लैट के मालिक को भुगतान किया गया। तो दिलीप जायसवाल जी ने एक बात ये कहा, अपने डिफेंस में दो बात उन्होंने कही। एक कि हम इतने ईमानदार मंत्री हैं कि हमको 25 लाख रुपया की जरूरत पड़ी तो हमको पिताजी से कर्ज लेना पड़ा, ऐसा उनका दावा है। ऐसा उन्होंने कहा कि हमको 25 लाख कर्ज लेना पड़ा, हम इतने ईमानदार हैं। तो हम लोगों ने, हम आपको अकाउंट नंबर जारी कर रहे हैं। उर्मिला पांडे जी जो उनकी पत्नी हैं, अकाउंट नंबर पंजाब नेशनल बैंक का है, नोट कर लीजिए 141819। पूरा अकाउंट नंबर अगर लीजिएगा तो 149900141819। इस अकाउंट में ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। 2.25 करोड़ रुपया, 2.25 करोड़ रुपया डेट वाइज इनके पत्नी के अकाउंट में जारी जमा किया गया है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है कि पैसा आया कहां से। 2 करोड़ रुपया से ज्यादा, 2 करोड़ 12 लाख से ज्यादा रुपया साल 2019 और 20 में जमा हुआ है। अकाउंट नंबर है पंजाब नेशनल बैंक का, नोट कर लीजिए 141 141819। तो अब दिलीप जायसवाल मंगल पांडे जी बता दें कि अगर आपके पास फ्लैट के लिए 25 लाख रुपया नहीं था जो आप दिलीप जायसवाल से अपने पिताजी के जरिए कर्ज लिए, तो ये आपके पत्नी के अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपया कहां से आ गया? और अगर आया तो इसको घोषित क्यों नहीं किया?
और अगर इसको वो बताएंगे तो इसके बाद हम उनको ये भी बताएंगे कि ये 2 करोड़ 12 लाख रुपया किसके किसके अकाउंट से आया है। तो अभी एक बार उनको इतना पर छोड़ रहे हैं कि वही अभी से भी मान ले, जैसे अपना 25 लाख का गलती माने, इसका भी मान लें कि ये 2 करोड़ 12 लाख रुपया कहाँ से आया है। नहीं मानेंगे तो ये भी उनको बताया जाएगा कि ये 2 करोड़ 12 लाख रुपया इस अकाउंट में कहाँ से आया है। तो मंगल पांडे जी पर ये पूरा हो गया। अब आ जाइए दूसरे बड़े नेता हैं यहाँ के सम्राट चौधरी, यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। भाई साहब नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। कई लोग, पिछली बार हमने आपको बताया था और लोग जानते भी हैं कि इनका नाम था राकेश कुमार, बाद में हुआ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। ये पूरी सच्चाई नहीं है। इनका ओरिजिनल नाम है सम्राट कुमार मौर्य। पहला नाम इनका है सम्राट कुमार मौर्य। 1998 में इन पर एक मर्डर का इल्जाम लगा। सदानंद सिंह जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता थे और इनके परिवार के राजनीतिक विरोधी थे, उनको बम से मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें लोग बताते हैं 6 लोगों की मृत्यु हुई। उस केस में आज के सम्राट चौधरी और तब के सम्राट कुमार मौर्य एक्यूज थे, बजाता जेल गए और 6 महीना के बाद जेल से निकले। नाबालिग होने के नाम पर इनको जेल से निकाला गया। तो पहले तो सम्राट चौधरी, उनके समर्थक और चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले भाजपाई, और उससे भी बढ़कर बिहार में जब भाजपा को, एनडीए को वोट देने वाले लोग, एक बार जरा जान जाइए कि आपका उप मुख्यमंत्री मर्डर का एक्यूज है, जेल में रहा है और जेल से सिर्फ इसलिए छूटा क्योंकि इन्होंने प्रमाण दिया कि हम नाबालिग हैं। सदानंद सिंह, उनकी हत्या हुई जिसमें ये नामजद अभियुक्त है, जेल गए। अब दूसरी बात सुनिए, जब ये भाई साहब मंत्री बने, बिना विधानसभा विधान परिषद के सदस्य हुए, इनको मंत्री बनाया गया। तो जब मंत्री बने तो इन पर कम उम्र होने का एक केस हुआ जिसकी वजह से इनको बर्खास्त किया गया। ये बात तो सब लोग जानते हैं और सम्राट चौधरी भी कहते हैं वो मामला तो पुराना है, सब सेटल हो गया है। अब क्या सेटल नहीं हुआ है वो हमसे सुन लीजिए। उस केस के पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया गया कि इन्होंने जब मैट्रिक का एग्जाम दिया तो मैट्रिक का एग्जाम इन्होंने दिया है सम्राट कुमार मौर्य के नाम से, और सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में ये लिखा गया कि सम्राट कुमार मौर्य उस समय के, इन्होंने इनका एडमिट कार्ड, इनका रोल नंबर, वो सब जारी किया, सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो मैट्रिक का एग्जाम कराती है, इनसे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनके पढ़ाई के एज के बारे में, क्योंकि मैट्रिक के सर्टिफिकेट को ही एज का दस्तावेज माना जाता है। तो उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि सम्राट कुमार मौर्य करके जो विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा पास करने का दावा कर रहे हैं, ये एक्चुअली 234 नंबर इनको आया था, ये मैट्रिक परीक्षा फेल हो गए थे। ऐसा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। तो इसको ध्यान रख लीजिए। 1998 में सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेज जमा किया गया, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके एज का निर्धारण किया, उस दस्तावेज के मुताबिक सम्राट कुमार मौर्य मैट्रिक का एग्जाम पास नहीं किए, उनको 234 नंबर आया, उनको फेल कर दिया गया। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।